हेलो एवरीवन टू द केयर्स एकेडमी। सो आज मैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की यूनिट 1 लेकर आई हूँ। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एज यू नो आपका 6 सैम एंड 7 सैम में आएगा, तो ये आपकी 7 सैम की यूनिट नंबर 1 है, जिसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहला असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आपने असेसमेंट के बारे में बहुत पढ़ा होगा, असेस करना, किसी भी चीज के बारे में देखना, समझना, आइडेंटिफाई करना। पर हम इसमें असेसमेंट करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। तो सबसे पहले उसके लिए ये जानना जरूरी है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और हम उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द यूनिट। ओके, तो इसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे उसकी, कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में असेस करना क्यों जरूरी है। उससे आइडेंटिफाई करेंगे मदर को, ऑब्स्टेट्रिक, फीटल, मेडिकल एंड साइकोसोशल रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो। परफॉर्म करेंगे सिस्टमिक तरीके से हिस्ट्री, जैसे कि हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं, काइंड ऑफ फिजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक असेसमेंट करेंगे। रूटीन एंड टारगेटेड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस है जो हमें करवानी चाहिए। क्लासिफाई करेंगे रिस्क एंड प्लान करेंगे उसी अकॉर्डिंग उसका सर्विलेंस। सर्विलेंस मतलब जो हम नजर रखेंगे कि क्या क्या चीजें किस किस अकॉर्डिंग चल रही है, एंड रेफरल। ओके, सो सबसे पहला जो हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसका मतलब क्या है। अ प्रेगनेंसी इन विच, वो प्रेगनेंसी जिसमें मदर, फीटस और न्यूबॉर्न, फीटस और न्यूबॉर्न हैज ए हायर देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक नॉर्मल से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है मोर्टेलिटी की और मॉर्बिडिटी की, एंड नीड्स इंक्रीज सर्विलेंस और स्पेशलाइज्ड केयर। नॉर्मल तरीके से समझाती हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें या तो मदर की या बच्चे की जान को खतरा होता है नॉर्मल से ज्यादा। एक तो कहते हैं ना कि मतलब 10% चांस है कि सिजेरियन होगा, एक में क्या हो जाता है 99% चांसेस है कि सिजेरियन ही होगा और कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। जब तक ऐसी सिचुएशन हो, उसको हम कंसीडर करेंगे अंडर दी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और जिसमें हमारा सर्विलेंस, मतलब एक तो होता है कि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है कि आपको हर मंथ आना ही आना है, एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें हम मदर को हर 15 दिन बाद, हर एक हफ्ते बाद बुला रहे होते हैं फॉर द सर्विलेंस और फॉर द स्पेशलाइज्ड केयर। तो उस तरीके की प्रेगनेंसी को हम कंसीडर करते हैं अंडर दी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ये तो हमारा हो गया हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, बट किस वजह से होती है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम एक प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो काम करती है वो क्या है, असेस एट फर्स्ट कॉन्टेक्ट एट एवरी सब्सिक्वेंट विजिट। सबसे पहले कांटेक्ट को आपको असेस करना है कि जब मदर आपके पास सबसे पहले आ रही है। रिस्क इज डायनेमिक, अ लो दिस प्रेगनेंसी कैन बिकम, और कभी भी इफ यू, आई एम गिविंग यू एग्जांपल राइट नाउ। अगर आपके पास मदर सबसे पहली बार आई है एंड यू सी कि उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 9 है। ओके, अब 9 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हाई रिस्क में। हमने सोचा 9 है, कोई नहीं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, नॉर्मल है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा, तो मैंने उसको नॉर्मल में कंसीडर ही नहीं करा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जब मैंने उस टाइम पर उसको कंसीडर नहीं करा, तो आगे जाकर जब और ज्यादा मदर को अपनी मदर की बॉडी यूज होगी फीटस की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो 9 हो सकता है और ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाए। अब मैंने उस टाइम पर उसको एक लो रिस्क प्रेगनेंसी मानकर या एक लो रिस्क फैक्टर समझ के इग्नोर कर दिया, बट लेटर ऑन वही लो रिस्क मेरे लिए एक हाई रिस्क बन गया, क्योंकि वो 9 mg से गिरकर और ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मदर और फीटस के ऊपर पक्का इफेक्ट पड़ेगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का गोल क्या होता है, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन। हमें सबसे पहले पता लगाना दैट वेदर इट्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और नॉट। पता लगते ही हमें देखना कि क्या क्या इसके रिस्क है, उसके रिस्क को क्लासिफाई करना। तीसरा, हमें उसी अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज को केयर प्रोवाइड करनी है। अगर हमें का ज्यादा दिक्कत लग रही है तो हमें उनको टाइम भी रेफर कर देना है, जिससे उनके आउटकम्स बेटर है। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसकी वजह से मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बढ़ सकता था, हमने उसको टाइमली क्लासीफाई करके वो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट डाउन कर दिया। यहाँ पर रेफरल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक मदर है जिसका मतलब एंटीनेटल विजिट वो नॉर्मली एससी यानी कि सब सेंटर या फिर वो पीएचसी से करा रही है। अब सब सेंटर और पीएचसी में हाई लेवल स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड नहीं होती है, तो अगर वहाँ पर मदर टाइम टू टाइम जा रही है एंड दे विल केम टू नो अबाउट कि ये रिस्क फैक्टर है एंड दिस मदर इज अंडर द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो वो टाइमली मदर को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले हॉस्पिटल में, एक स्पेशलाइज केयर हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, जिससे उनके कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखनी है पेशेंट की यानी कि मदर की हिस्ट्री। जो हमारे पास मदर आई है उसकी हमें हिस्ट्री पे ध्यान देना है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। एज पूछेंगे, कहाँ पर वो रहती है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस क्या है।
अब ये हर एक पर्टिकुलर चीज जरूरी क्यों है? एज यू ऑल नो कि अगर मदर की एज 18 से कम है और 35 से ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर होती है। यू कैन राइट इट साइड बाय साइड कि अगर एक मदर की एज 18 से कम और 35 से ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर होगी ही होगी। इसलिए एज पूछना जरूरी है। रेसिडेंस का मतलब है कि कहीं वो एक ऐसे एरिया में तो नहीं रहती जहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज बहुत ज्यादा कॉमन हो, या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बहुत ज्यादा कॉमन हो, कि हर एक दूसरे बंदे को एचआईवी है, हर एक दूसरे बंदे को हेपेटाइटिस है, इसलिए जानना जरूरी है। एजुकेशन इसलिए जरूरी है कि अगर एक एजुकेटेड मदर होगी तो अप टू सम लिमिट उसे पता होगा कि उसको किस किस चीजों का ध्यान रखना है और वो ध्यान रखेगी। बट उसी साइड एक मदर है जो कि एजुकेटेड नहीं है तो उसको हर एक चीज उस अकॉर्डिंग समझानी पड़ेगी, अबाउट देयर मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, विजिट, हर चीज के बारे में। ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करती है, अगर हाउस वाइफ है तो उनको उस तरीके से बताना पड़ेगा कि आपको अब किस किस चीजों का ध्यान रखना है। और अगर वो एक वर्किंग लेडी है, अगर वो बाहर जाके काम करती है तो उनको उस अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम मदर को कोई भी मेडिकेशन देंगे या न्यूट्रिशन लेवल या डाइट के बारे में बताएंगे तो हमें उनका वो सोशियो इकोनॉमिक लेवल देख कर बताना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम उनको बोल रहे हैं आप प्रोटीन लो, ये लो, वो लो, काइंड ऑफ थिंग्स, पर उसी तरीके से उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमें सोशियो इकोनॉमिक भी देखना बहुत जरूरी है। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है बिकॉज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एक मदर के लिए सब चीजों का हैंडल करना अकेले इज नॉट एन ईजी टास्क। दैट्स अ मेन रीजन कि फैमिली का सपोर्ट होना उस जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी डाइट पूछेंगे, क्या खाती हैं, उनके ऊपर फिजिकल वर्कलोड कितना है, और किसी भी वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड में तो नहीं है, इसलिए हमें उनसे पूछना है कि आप किस तरीके का काम करते हो। कहीं किसी गैस फैक्ट्री में काम करते हो जहाँ पर धुआं बहुत ज्यादा हो तो उस तरीके के वर्क से हमें मदर को दूर रखने के लिए कहना है। उनसे पूछना है उनकी लाइक कोई तरीके की उनको हैबिट तो नहीं है टबैको की, अल्कोहल कंजप्शन की, या कोई भी सब्सटेंस का एक्सपोजर तो नहीं करती वो। साइको सोशल स्ट्रेस, उनसे उनकी डेली लाइफ के बारे में पूछना है कि कोई किसी तरीके का स्ट्रेस हो आपको, क्योंकि मदर के ऊपर होने वाली हर एक चीज का इफेक्ट बेबी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। जिससे मदर की लाइफ तो डेंजर में जाएगी ही जाएगी, साथ में बेबी की भी लाइफ डेंजर में जाएगी। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब फैक्टर्स को उसी टाइम पर आइडेंटिफाई करना। फिर हम उनसे प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेंगे। प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री में सबसे पहले आपको उनसे एलएमपी के बारे में पूछना है, दैट इज देयर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिससे आप उनकी ईडीडी निकालोगे, दैट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। होप सो आपको एलएमपी और ईडीडी निकालना आता हो, एंड इफ अगर आप लोगों को नहीं आता मैं उस पर एक शॉर्ट बना के जरूर अपलोड करूंगी, दैट हाउ टू फाइंड द ईडीडी थ्रू एलएमपी। और एसेस करनी है रिलायबिलिटी ऑफ डेट्स की, कब उनकी डिलीवरी होएगी। ठीक है, उसके बाद हमें उनका जीपीएलए स्कोर देखना है। जीपीएलए आप सबको पता है कि उनको कितनी बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, कितनी बार पैरिटी में आ चुकी है, उनके कितने लिविंग बच्चे हैं और अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ। फिर हमें उनसे पूछना है कि आपको किसी तरीके की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्या आपको आपके पेट में ज्यादा दर्द तो नहीं है, वॉमिटिंग, फीवर, ये हमारे जो भी मैंने यहाँ दे रखे हैं ना ये हमारे रिस्क फैक्टर यानी कि डेंजर साइन होते हैं। तो जब भी मदर आपके पास आए एंटीनेटल विजिट के लिए, वेदर वो पहली है, दूसरी है, जो भी है, यू हैव टू आस्क देम इन सब साइंस के बारे में, किसी तरीके की एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन। विजुअल सिम्टम्स का मतलब है देखने में कुछ दिक्कत आ रही हो, पैरों में एडिमा जो बहुत कॉमन हो जाता है मदर में, जो कि एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में पूछना है कि आप यूरिन ठीक से जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, प्रॉपर तरीके से, किसी तरीके की जलन तो नहीं है उसमें। ठीक है, ये सब चीजों के बारे में पूछना है। फीटल की मूवमेंट हिस्ट्री वेल एप्लीकेबल। देखो फीटल की जो मूवमेंट है ना, बच्चा जब पेट में घूमना शुरू करता है वो 20 वीक्स के अराउंड ही वो चीज स्टार्ट होनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई मदर आपके पास आई है जिसको अभी 8 वीक्स ही हुए हैं तो आपको फीटल की मूवमेंट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और अगर वो 20 वीक्स के अराउंड आ रही है तो आपको मदर से पूछना है कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, कितनी बार वो हिलता है, और उसकी मूवमेंट्स को काउंट भी करना है कि वो दिन में कितनी बार मूव कर रहा है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि हमारे देखने हैं सप्लीमेंट्स, आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम। इम्यूनाइजेशन, जिसमें मेन टीडी वैक्सीन होती हैं, वो पूछनी है कि आपको लग चुकी है नहीं लग चुकी। टीडी वैक्सीन की भी दो चीजें होती हैं। अगर मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसको दो टीडी वैक्सीन लगेगी 1 महीने के गैप के अंदर अंदर। अगर मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई है और उनका पहला बच्चा 3 साल से कम का है तो एक लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारी टीवी टीडी बूस्टर लगती है। मेडिकेशंस के बारे में, सबके बारे में उनको बताना है कि कब कैसे डिलीवरी होगी, आपको क्या क्या चीजें तैयार रखनी है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में उनको गाइड करके रखना है। ऑब्स्टेट्रिक आउटकम हम देखेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर उनकी पहले प्रेगनेंसी रह चुकी है उसके बारे में हम उनसे पूछेंगे कि आपकी पहली प्रेगनेंसी कैसी रही थी, आपको क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ा था। मोस्ट कॉमन होता है कि अगर पहली प्रेगनेंसी सी सेक्शन से हुई है तो ये हम ऑटोमेटिकली हाई रिस्क में कंसीडर करेंगे कि हाँ ये प्रेगनेंसी भी सी सेक्शन से होने के चांसेस है। अगर उनको पहली प्रेगनेंसी के टाइम पर उनका वाटर यानी कि एक तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हुआ था तो हो सकता है इस टाइम पर भी हो। अगर उनको पहले पीपीएच हुआ था हो सकता है इस बार भी हो। अगर उनका पहले वाला बच्चा प्री
टर्म था या उसको कोई abnormality आई थी या उनकी कोई अबॉर्शन हो चुका है या उनको कभी कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है, उन सब चीजों के बारे में हमें उनसे पूछना है, ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज यही एक मेजर, अब फॉर एन एग्जाम्पल हमने मदर से कांटेक्ट किया एंड मदर ने मुझे बताया कि उनका पहले सी सेक्शन हुआ था, उनका बच्चा भी मतलब वेट में कम था और उसको कुछ ना, मतलब उसका जो सर था ना वो सूजा हुआ आया था, मतलब इट्स काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। अगर उसने मुझे ये सब चीजें पहले से बता दी तो उसकी डिलीवरी होने से पहले पहले हमारा जो एक सिस्टम है हम उसको उस तरीके से मैनेज करके रखेंगे ताकि इन केस कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है तो हम उसको ऑन द पॉइंट मैनेज करें। तो ऑब्स्टेट्रिक में एज यू कैन सी हमें ये सब चीजें उनसे पूछनी है, जेस्टेशनल एज, birth weight, mode of delivery, previous preterm birth, eclampsia, pre-eclampsia, gestational diabetes, postpartum hemorrhage, retained placenta or difficulty in labor and previous cesarean or uterine surgery, ectopic molar pregnancy or recurrent loss। मेडिकल सर्जिकल ड्रग हिस्ट्री के बारे में जानना इसलिए जरूरी है, हो सकता है कि मदर को प्रेग्नेंट होने से पहले ही डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, सीजर्स की दिक्कत हो, अस्थमा हो, या उन्होंने पहले कोई सर्जरी करा रखी हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, या उनकी कोई ड्रग की हिस्ट्री हो पहले से, कोई ना कोई तरीके की वो दवाई लेती हो या उनको किसी दवाई से एलर्जी हो, तो वो सब चीजें हमें पूछनी है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियक, रीनल, थायराइड, लिवर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज, उनको पहले कभी सीवियर एनीमिया रहा है, हीमोग्लोबिनोपैथी रही है, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर। थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर ऐसा होता है ना, किसी किसी का खून जमा होने लग जाता है, गाढ़ा होने लग जाता है, क्लॉट फॉर्मेशन होने लग जाती है, वो सब पूछना है। पूछना है कि आपको कभी कोई इन्फेक्शन यूरिन में हुआ हो सीवियर, कोई एब्डोमिनल, कोई भी तरीके की आपने सर्जरी कराई हो, कोई करंट मेडिसिन हो या आप किसी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे चल रहे हो, या आपने पहले कोई ट्रांसफ्यूजन कराया हो और जिसकी वजह से आपको कोई रिएक्शन हो, और दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें पूछने हैं। ट्रांसफ्यूजन के बारे में पूछना इसलिए जरूरी है, हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो, अगर मैं उससे पहले ही पूछ के रखूंगी कि आपको ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कोई रिएक्शन हुआ था, तो मैं अपना ट्रांसफ्यूजन उस तरीके से मैनेज करूंगी कि वो मदर को अब रिएक्शन ना हो उस चीज का, तो इसलिए जरूरी है ये सब पूछना। फैमिली जेनेटिक हिस्ट्री में यू हैव टू आस्क अबाउट आपके घर में किसी को भी किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मेलिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को भी, कोई आपका पहला बच्चा है उसको, या आपके घर में किसी को, या आपके पार्टनर को ऐसा हुआ है कि आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, मान लो कि आपका एक बेबी था और 3 मंथ्स के अंदर अंदर अबॉर्शन हो गया आपका, फिर उसके बाद आपने फिर से कंसीव करा, फिर अबॉर्शन हो गया, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू आस्क, जो आपका जीपीएल स्कोर में आएगा। फैमिली हिस्ट्री पूछनी है। और कंsanguinity वेयर रेलिवेंट, इसका मतलब पता ही है आपको, जैसे होता है ना फैमिली टू फैमिली में लिंक करके शादी कर देते हैं जब, तो जो हमारे कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं और जो फैमिली हिस्ट्री ट्रांसफर होने वाली जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं बेसिकली, उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनको जेनेटिक काउंसलिंग बतानी है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके बेबी को होने के चांसेस हैं। टेस्टिंग वेन हिस्ट्री स्क्रीनिंग करते हो ये सब चीजें असेस करनी है, जब भी आप मदर का अल्ट्रासाउंड करेंगे उसमें आपको बहुत सारी चीजें असेस हो जाएगी कि बेबी नॉर्मल ही है या उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आ रही है। मैटरनल रिस्पेक्टर क्या हो सकते हैं, मतलब मदर में ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जिसकी वजह से वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जा सकती है। हो सकता है वो बहुत यंग हो, जैसे मैंने बताया 18 से कम, या वो 35 से ज्यादा हो, ठीक है, उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो, या उसको कोई हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो, या उसको थायराइड की कोई दिक्कत हो, एपिलेप्सी, सीजर वगैरह आते हो उसको, या वो सीवियर एनीमिया में हो। तो अगर मदर में ये सब चीजें हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही कंसीडर है। ओबेसिटी में है या अंडरवेट है या उसकी हाइट छोटी है, मालनरिज्ड है, किसी सब्सटेंस के एक्सपोजर में है, उसका जो काम है वो अनसेफ वर्क है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड जैसे हमने बताया, वॉयलेंस होता है, और मेजर बैरियर्स है कि उसके घर में भी उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, या हो सकता है उसकी पहले की जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही हो, ठीक है, अगर ये सब रहा है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर्ड होगी। फीटल के क्या क्या हो सकते हैं, वही अगेन, अगर उनको कोई पहले सिजेरियन सेक्शन रहा है या उनकी कोई यूट्राइन यानी कि कोई रिप्रोडक्टिव सर्जरी रही है, उनका पहले जो बच्चा हुआ है वो स्टिल बर्थ में, स्टिल बर्थ में मतलब पैदा हुआ है बट डेथ है, डेड है, या प्रीटर्म है, या उसको सीवियर प्री इक्लैम्सिया हुआ था या पीपीएच हुआ था उसकी पहली डिलीवरी के टाइम पे, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो चुकी है उनको, उनकी प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है जैसे कि आपका एब्रप्शन हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, या एंटीपार्टम ब्लीडिंग हुई है। हमें देखना है कि क्या पता फीटल की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट ना हो रही हो, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी ना आ रही हो, फीटल टेस्टिंग देखनी है, और माल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चे की प्रेजेंटेशन सिफेलिक नहीं है कि वो किसी और प्रेजेंटेशन में, ब्रीच में या शोल्डर में, तो वो भी हमारा हाई रिस्क में ही कंसीडर हो जाता है, ठीक है।
फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरली देखेंगे कि उसका न्यूट्रिशन क्या है, वो कितना पानी पी रही है, बिकॉज हाइड्रेशन बहुत जरूरी है मदर के लिए, बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिन करना है मदर का, हाइट वेट देखनी है, सब नॉर्मल है या नहीं है, उससे ही पता चलेगा हमें। मतलब मदर का वेट, मतलब ऐसा होता है ना कि इतना वेट था उनका प्रेगनेंसी से पहले, अब 3 मंथ्स में इतना बढ़ गया, फोर्थ आगे 3 मंथ्स में इतना, और आगे 3 मंथ्स में इतना, इसका एक सीक्वेंस होता है। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी है कि मदर का वेट जो है वो प्रॉपर तरीके से बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा। पेलर तो नहीं है, पेलर है तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं मदर को एनीमिया है, जॉन्डिस, एडीमा, ये सब अगेन वो वाले साइन आ गए जो कि इंडिकेट करेंगे कि मदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर हो सकती है। टेम्परेचर देखना है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। मदर जब भी आए उसका ब्लड प्रेशर मेजर करना ही करना है। एंड हो सकता है मदर आपके पास एक विजिट में आई है, उसमें मदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा है, 140/90 आ गया, तो आप डायरेक्टली उसको प्री इक्लैम्सिया में कंसीडर नहीं करोगे। अगर उनका ब्लड प्रेशर ये आया है, आप उसकी थोड़ी देर बाद उनकी फिर से रीडिंग लेकर देखोगे। कई बार बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट में होता है जिसकी वजह से बीपी शूट कर देता है। तो हमें 2-3 बार मदर की रीडिंग लेनी है, उसके बाद मदर को हमें 2-3 दिन बाद फिर बुला के फिर उनका ब्लड प्रेशर मेजर करना है। जब कंटिन्यू में हम देखेंगे 2-3 बार उनका बीपी ज्यादा ही आ रहा है, तब हम उनको प्री इक्लैम्सिया में कंसीडर करके हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर करेंगे। देखना है उनको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, स्किन पिच करके या स्किन टर्गट टेस्ट से आप देख सकते हो। इन्फेक्शन के बारे में, हार्ट फेलियर एंड अदर सिस्टमेटिक डिसीज तो नहीं है उन्हें। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करोगे, हार्ट बीट्स वगैरह देखना, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करोगे कि उनको सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में आप हेडेक ज्यादा तो नहीं रहता आपको, कोई सीजर की तो दिक्कत नहीं है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके देख सकते हो इफ यू वांट। एब्डोमिनल एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है पूरी बॉडी पे, कहीं कोई स्कार, कहीं कोई मार्क, कहीं कोई एडीमा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। ब्रेस्ट देखने हैं कि ब्रेस्ट पे एग्जामिनेशन करना है कि लिम्फ नोड तो नहीं सूट, मतलब ब्रेस्ट पे एग्जामिनेशन करना है कि निपल्स वगैरह रिट्रैक्टेड तो नहीं है। ऑल ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू एग्जामिन एट दैट टाइम। ओके। ऑब्स्टेट्रिक में बता ही दिया, स्कार्स देखने हैं, शेप एंड डिस्टेंशन देखना है, पेट पे क्या है क्या नहीं है। मेजर करना है सिम्फाइसिस, फंडल हाइट, ये तो बहुत नॉर्मल है। जब भी मदर आएगी आपको फंडल हाइट देखनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि बेबी की ग्रोथ सही में सही हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। फीटल लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन देखनी है कि फीटल की पोजीशन क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, अगर माल प्रेजेंटेशन में है बच्चा तो वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर हो जाएगा। यूट्रीन कॉन्ट्रेक्शन देखनी है, मतलब मदर को लेबर स्टार्ट हो गया बट उसकी जो कॉन्ट्रेक्शन है वो बहुत ही फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे कहते हैं ना माइल्ड मॉडरेट सीवियर पर हो रही है, उसकी बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो वो भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर करेंगे। फीटल की मूवमेंट एज आई टेल यू, और फीटल हार्ट रेट, ये असेस करना ही करना है ईच एंड एवरी टाइम जब भी मदर विजिट पे आएगी। फीटल की असेसमेंट में आप उनका हार्ट रेट देखोगे, उनकी मूवमेंट देखोगे, एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट करा के देखोगे, साइटोग्राफी करा के देखोगे। ये सब चीजें डॉपलर स्टडी में अगेन आप फीटल की ग्रोथ वगैरह देखते हो, उनको कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड में वायबिलिटी क्या है, और उसकी एनाटमी, ग्रोथ वगैरह, एमनियोटिक फ्लूइड सब देखा जाता है कि सब चीजें ठीक से चल रही है नहीं चल रही, कि एमनियोटिक फ्लूइड ठीक अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है, बेबी की हार्ट रेट ठीक चल रही है, बेबी को कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। हर एक चीज आपको उस टाइम पर असेस करनी है। ब्लड प्रेशर अगेन आ गया, करेक्ट कफ बांधना है, स्टैंडर्डाइज बीपी टेक्निक को फॉलो करना है। पूछना है कोई सीवियर हेडेक तो नहीं होता, विजुअल डिस्टर्बेंस या एपिगैस्ट्रिक पेन तो नहीं रहता, सडन स्वेलिंग, मतलब कहीं स्वेलिंग आ रखी हो या फीटल की मूवमेंट कम हो। यूरिन टेस्ट करा के देखना है, लैब असेसमेंट करा के देखनी है, सीवियर हाइपरटेंशन तो नहीं है, सीजर वगैरह या उसके कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे। लैब असेसमेंट में सीबीसीएच भी कराओगे प्लेटलेट काउंट के लिए और एनीमिया के लिए, कि एनीमिया तो नहीं है मदर को। आरएच ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी है, हो सकता है कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और उसका पहला बेबी जो हुआ उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड दिक्कत बच्चे में आ सकती है। यूरिन एनालिसिस देखकर देखना है प्रोटीन वगैरह चेक करने में या किसी तरीके का इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है यूरिन में। ग्लूकोज देखना है 40 GDM, दैट इज जेस्टेशनल डायबिटीज, मेलाइटिस तो नहीं हो रहा मदर में। इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करनी है, मतलब हर एक तरीके का टेस्ट कराना है, थायराइड टेस्ट हो गया, एलएफटी हो गया, केएफटी हो गया, और कोएगुलेशन टेस्ट करा के देखना है, उनका सेडिमेंटेशन रेट भी चेक करना है, और उनका प्रोथ्रोम्बिन टाइमिंग, दैट इज कोएगुलेशन टाइमिंग कितना है कितना नहीं है। स्पेशल टेस्ट में आपका अल्ट्रासाउंड होगा, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड होगा, डॉपलर वेलिसोमेट्री कराओगे, ईसीजी कराओगे टू एसएस की कोई कार्डियक दिक्कत तो नहीं है। अदर इन्वेस्टिगेशन तभी होंगे जब इंडिकेट कराए जाएंगे। न्यूट्रिशन में आपको असेस करना है उनको किस किस तरीके की खाना खाना है, उनका मॉनिटर करते रहना है। वेट असेस करने किस तरीके का कोई बॉकलोड तो नहीं है, उनको इंडिविजुअलाइज न्यूट्रिशन एडवाइस देखनी है, उनके उनको बताना है कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना ही करना है। डेली आयरन की टैबलेट लेनी है, आयरन की टैबलेट विटामिन सी जैसे कि नींबू पानी वगैरह के साथ लेनी है, दूध के साथ अवॉइड करनी है, और उनको इस तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करना है
कोई इमोशनल स्ट्रेस में तो नहीं है वो, सोशल सपोर्ट उनको मिलता है नहीं मिलता, फैमिली सपोर्ट उनको मिलता है नहीं मिलता, आने जाने में ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत तो नहीं है उनको, उनकी प्राइवेसी को हमेशा मेंटेन करके रखना है, डिग्निटी को मेंटेन करना है और नॉन जजमेंटल रहना है। फिर हमें उनको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में डाल देना है कि वो लो रिस्क में है, मॉडरेट रिस्क में है या हाई रिस्क में है। उस अकॉर्डिंगली हम उनको फिर रेफरल प्रोवाइड करेंगे। और आगे की चीज, रेफरल एंड डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज जो भी आपने देखी है अभी तक पढ़ी है वो सब आपको डॉक्यूमेंट करनी है। क्लियरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अच्छे से अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप पेशेंट को रेफर कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर फाइल तैयार होकर जहाँ पर भी रेफर कर रहे हो वहाँ के स्टाफ से आपको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। और यहाँ से फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक मदर आई, फर्स्ट टाइम आई, डिलीवरी के टाइम नहीं आई, उससे पहले कभी नहीं आई थी, और उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आपने देखा कि आपके यहाँ नहीं हो पाएगा, यू हैव टू रेफर। तो आपने जितनी भी चीजें उस टाइम पर असेस कर ली है, ईच एंड एवरीथिंग असेस करो, और उसी के उसी टाइम जहाँ पर भी आप उसको स्टाफ को भेज रहे हो वो सब इन्फॉर्मेशन उस स्टाफ तक आपको भेजनी है। एंड मेक श्योर जितना भी रास्ते में वो मदर जा रही है जब तक उस स्टाफ पे, उसकी कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। दैट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने यहाँ से मदर को स्टेबल करके भेजना है। वो जो ट्रीटमेंट होगा उनका वहां होगा, बट यहाँ से आपको उनको स्टेबल करके भेजना है। ये कुछ डेंजर साइंस है जिसके बारे में मदर को बताना है। विजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्रेथलेसनेस, हाई फीवर, लीकेज फ्लूइड होना, एब्सेंट फीटल मूवमेंट होना, सबके बारे में बता के रखना है कि अगर आपको लग रहा हो कि आपका पानी लीक हो रहा है, आपको वेट नहीं करना, आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आना है। अगर आपको किसी तरीके की वेजाइनल ब्लीडिंग दिख रही है, बहुत ज्यादा फीवर दिख रहा है, या आपको यूरिन में इन्फेक्शन मतलब जलन सी महसूस हो रही है, कुछ भी ऐसा फील होता है, आपको हॉस्पिटल आना ही आना है इन सबको चेक कराने के लिए। नर्सिंग रोल में यही सब सेम चीजें लिखी है, क्या क्या नर्स का रोल होना चाहिए बेसिक तरीके से। और असेसमेंट फ्लो हमारा यही है, आइडेंटिफाई करना है, आस्क करना है, एग्जामिन करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, क्लासिफाई करना है, एक्ट करना है, डॉक्यूमेंट एंड फॉलो अप करना है। So it was all about the assessment of high risk pregnancy. Hope so this PPT and help you to understand that what should you have to assess in the high risk pregnancy. So this is all about this topic. Thank you so much for watching this. And next topic पे जल्दी से जल्दी PPT present हम करेंगे। For more videos and for more basically अगर आपको ये वीडियो हेल्प करे, so follow this channel, like, share and subscribe also. Thank you.